अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आप में से जो भी लोग देख रहे हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, उनको ऑप्शन आएगी मेंबरशिप की। अगर आप ले सकें, मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, ज़रा कोहाट जलसे पे दोबारा बात करेंगे। एक करेक्शन मैं कर दूं कि जी हाँ बिल्कुल मैंने दोबारा देखा है। तो जुनैद अकबर साहब 2024 की बात कर रहे थे, 26 नवंबर की, वो 2025 की बात नहीं करते। मेरा ख्याल है 2025 में भी इनको आना चाहिए था, लेकिन खैर वो मैं अपनी करेक्शन कर दूं। साथ साथ 2 टके के मौलवी जुनैद अकबर साहब ने कहा, वो किसको कहा उस पर भी बात करते हैं। गवर्नर राज के बारे में हिकमत अमली, उस पर भी बात करते हैं। सख्त तकरीरें कुछ जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल मेरा क्या इंप्रेशन इस जलसे से बन रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद अवाम बामुकाबला ताकत का एक सिनेरियो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने खींचा है, जो उन्होंने कहा है आपको वो बता दूंगा। साथ साथ गैस का गर्दिशी कर्जा, वैसे कभी सुना नहीं था, गैस पे भी गर्दिशी कर्जा होता है। हमें तो गैस ही होती है, कर्जा नहीं होता, उसके साथ कर्जा हमारे पे वैसे अलग से चढ़ा होता है। तो गैस के कर्जे हैं जनाब, और पेट्रोल पे टैक्स लगा के पूरा किया जाएगा। सबसे पहले तो हुजूर वाला, मेरे कुछ सवालात हैं। आज कोहाट का भी जलसा हो गया, आपका केपी गढ़ है, आप केपी में जलसा कर रहे हैं। क्या आपने नोट किया कि आज जो हमारे सुहेल अफरीदी साहब थे, उनकी तकरीर में वो जोश व खरोश कम था, पेपर से देख के वो पढ़ रहे थे, वो ताकि स्ट्रे ना कर जाए। मुझे यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट केपी की हुकूमत बचाने के चक्कर में ज़्यादा पड़ गई है, पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में पड़ गए हैं, इसलिए ज़रा केयरफुल है। ना कोई अगला लाया अमल दिया गया इसमें, ना किसी किस्म के एहतजाज का बोला गया। ठीक है, खान को कैसे निकालना है नहीं पता, आगे कैसे लड़ाई लड़नी है नहीं पता, बस आए बोले और चले गए। ये मेरा ओवरऑल फीडबैक है। आगे का रोड मैप भी नहीं दिया गया। लोग उधर डी चौक के नारे मारे थे, कहते हैं हाँ जी हमें पता है हमें पता है। ये इनके लिए मसला बन जाएगा। क्या उसका नाम है, तहरीक इंसाफ वालों के लिए। जुनैद अकबर साहब ने जज्बाती बातें फिर की। जुनैद अकबर साहब ने कही आपकी गलतफहमी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एफआईआरों से, नालियों से हमें डरा देंगे। इंशाल्लाह अगर मैं पीछे हटूंगा तो मेरी जगह कोई और आएगा। मैं जो आपसे डरता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, जो अगला बंदा आएगा वो आपकी ये इज्जत भी नहीं करेगा। ये यहां तक मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। ठीक है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप में अकल शऊर नहीं, आपको ताकत के नशे ने अंधा कर दिया। आपसे लोग नफरत करने लगे हैं, लोगों ने आपसे डरना छोड़ दिया। मैं इस बात से भी इनकी एग्री करता हूं। ठीक है, फिर सुहेल अफरीदी साहब ने बोला, उन्होंने कहा टाउट्स रात को मीडिया चैनल पर बैठ के हमें डराते हैं कि गोलियां मार दी जाएंगी। इमरान खान का पैगाम आ चुका है, आज़ादी है वो तो जाएं फिर जनाब। और फिर जुनैद अकबर साहब ने बताया कि जनाब अगर गवर्नर राज लगाया गया तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। सुहेल अफरीदी पर इमरान खान का एतमाद है, आपने उस पर एतमाद करना है, इसकी हुकूमत को मजबूत करना है, किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आना है। इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी आपको ना आपको मायूस करेगा ना इमरान खान को। क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसी बातें करने की? बिकॉज देर इज़ नो प्लान ऑफ एक्शन। द प्रॉब्लम हेयर इज़, अच्छा मुझे कमेंट आया था कि आप ज़रा पोलाइट हो जाए। मैं पोलाइटनेस कैसे ऐड करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। द प्रॉब्लम हेयर इज़ जेंटलमैन, छो यार पोलाइट, मैं आई एम वेरी पोलाइट पर्सन सर। मैं तो इतना पोलाइट हूँ कि इतना नरम तो मोल्टीफॉर्म गद्दा नहीं होता जितना मैं मुलायम सा हो गया। देखिए चक्कर। तो खैर लाया अमल कोई नहीं है, अवाम मायूस होना शुरू हो जाएगी। आज भी देखिए आप, जो सुहेल अफरीदी साहब की तकरीर का रिसेप्शन नहीं था। तहरीक इंसाफ का वर्कर का एक खास माइंड सेट होता है, वो एक खास किस्म की तकरीर सुनता है, तो वो इमरान खान की बात सुनना चाहता है। वो आप नहीं करेंगे, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। लोगों को लगेगा कि भाईजान आप कोई कब्ज़ के मरीज़ हैं जो इधर आके बैं बैं घी घी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, आपकी कोई 2 टके की इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, साथ साथ सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा भाईजान ये अवाम का वोट है, ये 2-2 टके के मौलवी नहीं है जो आप के सामने बैठकर आपकी हाँ में हाँ मिलाए। अब ये बात उन्होंने कही, ये बात उन्होंने इन तमाम उलमा हजरात, सो कॉल्ड उलमा को कही, जो कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की उस महफिल में गए और वहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें कर कर आए कि जनाब हम आपके साथ हैं, हमने आपके हाथ पे बैत कर ली, हम ये कर ली। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के मौलवियों से आपको उम्मीद भी क्या है? ये जितने भी, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि हमारे सहाफ़ती लीडरान जो हैं ये सहाफ़त फ़रोश है, ये लीडर नहीं है, सहाफ़त फ़रोश है। ये अच्छे पैसों पे कलम का सौदा कर सकते हैं आपके। उसी तरह ये मौलवी दीन फ़रोश है हमारे ज़्यादा। हमारे कौन से मौलवी का क्या काम है शाह के दरबार में जाके मत्थे टेकने का? कौन सा ऐसा दीन का मुबल्लिग है, कौन सा ऐसा दीन का लीडर है जिसको ज़रूरत पेश आती है बादशाहों के दरबार में जाने की? मुझे
ये बात समझा दी। हमने तो ये सुना था कि भाईजान जो फ़कीर दरवेश अल्लाह से लो लगाए बैठे हैं उनको बादशाह वक्त बुलाता है, वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है आने का, मैं दुनियावी चीज़ों में पढ़ता नहीं। तो ये कौन से मोटे मोटे मौलवी थे, मोटे ताज़े गोल मटोल सुर्ख और सफ़ेद कूखें जिनकी फट रही थी, जाके उधर बैठ गए थे। मौलवियों को कुछ को मौलवी माइंड भी कर जाते हैं, फिर मौलवी मारते भी बड़ा, मौलवी गुस्सेनाक हो जाते हैं। तो मौलवी हजरात, मैं नहीं कह रहा, जुनैद अकबर साहब ने कहा आप 2% के मौलवी हैं, मेरा ख्याल है आप 2% के बिल्कुल नहीं है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप 1% के हैं, 2% के नहीं हैं। जुनैद अकबर साहब ने ज्यादती की आपको 2% का बोल के, मैं इस बात पे भरपूर एहतजाज करता हूं। हालांकि आपके साथ जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही, आपकी इज्जत दिन ब दिन कम होती जा रही है। सरवेद इजाज कादरी साहब सुन्नी तहरीक वाले के, ये वो लोग थे जो मुंह में डाल के बैठे हुए थे, दही जमा के बैठे हुए थे जब तहरीक इंसाफ की औरतों पे जुल्म हो रहा था। अभी उसके घर में घुसे हैं, उसकी बेटियों को, उसकी बीवियों को चपेड़े मारी गई हैं, ठीक है, तो अब वो बड़ी चीखें मार रहे हैं। यही पहले तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा था। कोई एक हमारा दीनदार आलिम नहीं निकला जो कि आके आवाज अपनी बुलंद करता कि ये गलत हो रहा है, लोगों के घरों का दरवाजा नहीं तोड़ा जा सकता, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जा सकता, इस्लाम हमें ये दर्श नहीं देता। सारे अशरफी जैसे मौलवी मुंह में अशरफियां डाल के बैठे रहे, मीठे पान खाते रहे। अब जो है आपको 2% का टाइटल दे दिया गया है जनाब जुनैद अकबर की तरफ से। अब आप खुश हैं क्या? अब आपको तसल्ली हो गई है? बीच में कुछ उलमा हैं जो कि हक की बात करते रहे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारे मौलवी जो हैं वो पे एज यू गो के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आप बरतानिया में रहते हैं तो आपको पता होगा पे एज यू गो फोन क्या होता है। पाकिस्तान वालों के लिए प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रीपेड मौलवी हैं, टोकन डालो तो ये चल पड़ते हैं। इतना ही कहना चाहिए, मौलवियों के ऊपर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मौलवी माइंड कर जाते हैं। अच्छा जनाब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बड़ी वो फिक्री किस्म की गुफ्तगू की है। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि अगर मुल्क की दो बड़ी ताकतें फौज और अवाम शीरो शक्कर ना हो पाए तो फिर लिख लें मौजूदा तनाव और टकराव मुल्क के लिए जानलेवा साबित होगा। यही बात अब जुनैद अकबर साहब ने की थी। मैंने आपको बताया था, जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि अवाम आपसे नफरत करते हैं। 1971 मशरकी पाकिस्तान में अवाम और फौज के दरमियान में जो खलीज देखने में आई थी, आज का तनाव टकराव बदअज़माती उससे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। अल्लाह रहम करे। अस्करी क़यादत को अवाम के साथ सुलह करनी होगी, अवाम की नाराजगी महंगी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अस्करी क़यादत छोड़ें, कोई भी क़यादत इस टाइम अवाम की परवाह किसी को नहीं है। अवाम टगियों खोटे हालात में बैठी हुई है, अवाम की कोई नहीं सुन रहा। मेरा नहीं ख्याल कि इस हकूमत से ज़्यादा कोई हुकूमत होगी अवाम दुश्मन, इस रियासत से ज़्यादा कोई अवाम दुश्मन रियासत होगी। ये मेरा स्टैंडर्ड व्यू है जो मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ। हमारी रियासत अवाम दुश्मन रियासत है, लेकिन ये हुकूमत भी नॉर्मली क्या होता है, हुकूमतें जब बनती हैं अवाम के वोट से, उनको अवाम की फ़िक्र होती है, वो कुछ चीज़ों पे रुकते हैं कि यार इससे हमारा वोट बैंक ख़राब होगा, लोगों का एतमाद टूटेगा, अगली बार लोग हमें वोट नहीं देंगे। इस बार वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है, जिससे अवाम का एतमाद ख़त्म होता चला जाए, अवाम नफ़रत करने लगे इन सियासी जमातों से। नून लीग से ख़ास तौर पर नफ़रत करती है अवाम, लेकिन नून लीग को उसकी आठ आने की फ़िक्र नहीं है। क्यों नहीं है फिक्र? फिक्र इसलिए नहीं है कि अवाम के वोट से नहीं आए, और अगली बार भी उम्मीद इनको यही है कि हमें लाकर बैठा दिया जाएगा, अवाम के वोट की ज़रूरत नहीं। मेरी टी शर्ट आप देख रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो ये इस थ्रोन पर बैठना चाहते हैं, उसके लिए चाहे ये जितने मर्जी जूते पॉलिश कर ले। नॉर्मली जब टेक्नोक्रेट्स आते हैं किसी भी हुकूमत में, टेक्नोक्रेट को लगाए तो वो नंबर्स देख के फैसला करते हैं, ये ग्रे में है, इसको ग्रीन में करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो इंसान को नहीं देखते। जब आप नंबर देखेंगे, इंसान को नहीं देखेंगे, तब आप सख्त फैसले कर सकते हैं। सियासी जमातें अवाम से आई होती हैं, वो अवाम को देखती हैं। इतना लेक्चर मेरा ख्याल है काफ़ी आपको समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। उसके बाद सियासी इंजीनियरिंग के कारीगर आज के हालात के जिम्मेदार वो अकल, होश और समझबूझ से यकसर आ रही बदकिस्मती से नताइज से बरी जिम्मा भागने का मुल्क या कोई और लान तान का बोझ किसी और पर पाकिस्तान भुगतने को तैयार हो। यानी कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये कह रहे हैं कि इन सब के जो जिम्मेदारान हैं वो सियासी इंजीनियर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिम्मेदारी किसी और को उठानी पड़ेगी, वो कोई और है, नून लीग। जब इक़्तिदार अवामी रजामंदी की बजाय ताकत के जोर पर हासिल किया जाए तो हुक्मरान खुद को गैर महफूज समझने लगते हैं। गैर आइनी इक़्तिदार खौफ को जन्म देता है, खौफ बदखोई में ढलता है और बदखोई इदारा जाती होती है तो अजियत रसानी मामूल बन जाती है। कानून, इंतकाम, इख्तलाफ, गद्दारी और इदारे जबर की गद्दारी और इदारे जबर के हथियार बन जाते हैं। यानी कि जब आप अब आसान अल्फाज में इसको इम्प्लीमेंट करें, जो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने क्या कहा है कि जी आप कोई बात करेंगे, हुकूमत डरती इतना है, आपको
ट्विटर अकाउंट खामोश हो जाए, यूट्यूब खामोश हो जाए, साफ़ी ने बात की उसको नौकरी से निकाल दो, सवाल किया हमारे से सवाल किया, गद्दारी का मुकदमा डाल दो, गद्दारी के मुकदमे बरी हो गए, चुक लो इन्हें छितर मारो। ये सूरत हाल इस टाइम हमारे मुल्क की यही सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जैसी भी है सूरत हाल तो इस टाइम यही है। तो इस टाइम पे अवाम बमुकाबला रियासती ताकत खड़ी है, जीतना किसने है। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इसमें इस मुल्क ने हार जाना है, जीतेगा कोई भी नहीं। अवामी नफरत बड़ा लंबा अरसा चलती है, जिन लोगों की माओं पे जुल्म, मैंने एक बड़े ताकतवर शख्स को कहा था बड़ा अरसा पहले, आज से 3 साल पहले, कि सर औरतों को छोड़ दें। मैंने कहा जी, बाप को चपेट पड़ जाती है ना, बच्चे भूल जाते हैं, बाप तगड़ा होता है, बच्चों को संभाल लेते हैं। औरत को जब आप घसीटते हैं ना, वो जाके अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को, उनके बच्चों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बहनों के बच्चों को, अपनी मासियों के बच्चे को, हर किसी को बताती है, वो सबक पढ़ाती है। बड़ा लंबा अरसा ये डैमेज चलता है, आपको शायद इसका आइडिया नहीं है। उन्होंने किया था तो अच्छा खैर जनाब, शहबाज शरीफ की हुकूमत, क्योंकि मास्टर्स हैं ये, इतनी अच्छी कारकर्दगी है इनकी, इतनी अच्छी खबरें सुनानी चाहिए ना आपको, यू नीड टू लिसन टू अच्छी खबरें। तो एक अच्छी खबर ये है कि गैस का गर्दिशी कर्जा है। एक गर्दिशी कर्जा क्या है गैस का, कि गैस हम जितनी हुकूमत सप्लाई करती है उतनी रिकवरी पैसे कर नहीं सकती। कुछ उसमें लाइन लॉसेज हो जाते हैं, कुछ चोरी हो जाती है, इनकी ना अहली है, लाइन लॉसेज भी कंट्रोल नहीं कर सकते, चोरी भी रिकवर नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते तो इन्होंने कह दिया कि ये गर्दिशी कर्जे में डाल देते हैं, ठीक है, ये उधर पार्क कर देते हैं, फिर बाद में ये पाकिस्तानियों से रिसीव करेंगे, क्योंकि हमारा नुकसान क्यों हो, हमारी नाअहली की सजा भुगतेगी तो अवाम। तो जनाब, गैस सेक्टर का 1710 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। अब ये कर्जा ख़त्म कैसे होगा, मुझे ये समझाइए आप ज़रा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इतना इंजीनियस प्लान है, ये इतना इंजीनियस प्लान है कि आप सोच नहीं सकते। इससे सबको इक्वली जलील किया जाएगा। आपको इस टाइम मालूम है कि आपको गैस मिलती नहीं है पूरा टाइम, आपको ये भी मालूम है कि मुल्क के बेशतर लोग जितने भी नए घर बन रहे हैं, जो बहुत सारी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर गैस नहीं है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर गैस का कनेक्शन मैं नहीं लगवा सकता, नहीं है गैस का कनेक्शन, पिछले 3 साल से गैस का कनेक्शन नहीं है, मैं सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पे कोई गर्दिशी कर्जे का किसी भी किस्म का इतलाक नहीं होता। अगर मैं कोई गैस है मेरे पास तो मेरे पेट में होने वाली गैस है, उसके अलावा मेरे पास कोई गैस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम पर लेवी लगा दी जाए, ठीक है, तो इससे गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा। और ये पेट्रोलियम लेवी लगेगी जी 5 रुपया फी लीटर। इस बेहतरीन हिकमत अमली जो हुकूमत ने की है, तो 510 अरब रुपया वसूल किया जाएगा, ठीक है। इस पर पहले फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। गैस पे पहले 200 जो देते थे, आप 1200 रुपया देते हैं, ठीक है। 191 रुपये की अगर आप गैस इस्तेमाल करेंगे ना, तो 1240 रुपये अदा करेंगे। इसके बावजूद अगर गर्दिशी कर्जा है तो फिटे मुंह किसका कहना है, मुझे ये बताइए। इकॉनमी की पॉजिटिव खबर है ये कि गर्दिशी कर्जा अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी नेगेटिव खबर ये है कि जनाब आप गैस इस्तेमाल करते हैं, आप नहीं करते, आपसे पैसे आपकी जेब से निकाले जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन है पाकिस्तान में। क्योंकि आप गरीबों को कुट के उनको पिल्ला बना सकते हैं कुत्ते का, अमीर लोगों से आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। पाकिस्तान अमीरों के लिए एक जन्नत है, गरीबों के लिए ये एट बेस्ट एक जहन्नम है। और इस जहन्नम का दरोगे जो हैं वो चाहते हैं कि आप सड़ते रहे, यहाँ से बाहर ना निकल सके। बचपन में टॉम एंड जेरी वाला कार्टून आपने पढ़ा होगा, जिसमें टॉम जो है वो जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन उसको जहन्नम में भेज दिया जाता है। फिर वो टाइम लेके आता है जन्नत वाले से कि यार मैं ज़रा जेरी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जेरी उसको माफ़ नहीं करता। तो आखिर में टॉम को जहन्नम में फेंक दिया जाता है। टॉम की पिट्ठी पे गर्म अंगारे लगते हैं, तो टॉम जहन्नम से भागने की कोशिश करता है। तो बुच जो कुत्ता है, ब्रिटिश बुलडॉग उसमें दिखाया गया है, वो जो सलाखों वाला वो क्या होता है, त्रिशूल जो है, उससे उसको फंसा लेता है, उसको कहते हैं चल पुत्र ऐसे सड़। तो वो जो जहन्नम के दारोगे हैं वो खड़े हुए हैं, वो आवाम को बाहर भी नहीं निकलने देते। अब देखिए ना, बाहर जाने लगते हैं तो मुँह से नकवी आ जाता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। मामा पाकिस्तान का लाइसेंस को मानता नहीं है ना। सऊदी में ड्राइविंग करनी चाहती है तो वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर टेस्ट दूंगा, वहाँ पर सीखूंगा ना। FIA का क्या काम है कि तो पूछे कि तुम वहाँ पर कैसे रहोगे, तो इमिग्रेशन वाले का मसला है, तेरा की मसला है, तेरे को तो बंदा जा रहा है, जान दे यार उन्होंने। तो लेकिन दरोगे हैं। तो खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।